ये स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ इतना फेमस है कि शायद ही किसी को इसके बारे में पता ना हो। अगर आप साइंस पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, आप फिजिक्स पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, फिर भी न्यूटन के जो लॉज हैं उनके बारे में सब लोगों को कुछ ना कुछ जरूर खबर होती है। न्यूटन सेकंड लॉ जो है ये बहुत सिंपल है, लेकिन आज हम इसको और ज्यादा सिंपल करेंगे। इस वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में कुछ ऐसी बातें होंगी, मैं आपको यकीन से कहता हूं ये बातें आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ठीक है, तो बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, बहुत ही यूनिक और नई बातें होंगी आज। आप इस वीडियो के साथ रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। यकीनन आप एंड पे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो न्यूटन लॉ इज वेरी फेमस। न्यूटन सेकंड लॉ, सबसे पहले इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपको बता दूं। न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली मोशन से रिलेटेड तीन बेसिक क्वांटिटीज को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, वो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? वो है जी हमारे पास नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 mass and नंबर 3 एक्सेलरेशन। ये तीन बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनको न्यूटन सेकंड लॉ कनेक्ट करता है, और ये तीन बेसिक क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू मोशन। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं हम। फोर्स क्या होती है? सिंपल एक पुश या पुल, इसको फोर्स बोलते हैं। पुश करना, पुल करना, दैट इज सिंपली अ फोर्स। तो हम यहां लिख सकते हैं जी, फोर्स इज सिंपली अ पुश और अ पुल। चलें जी, उसके बाद दूसरा है हमारे पास मैस। न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसको हमने लॉ ऑफ इनर्शिया कहा था। हमने कहा था कि इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करता है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है तो वो चाहेगा कि वो रेस्ट पे पड़ा रहे। आप उसे मोशन में लाने की कोशिश करोगे, वो आगे से रेजिस्ट करेगा, मुजाहमत करेगा। इसी को बोलते हैं हम इनर्शिया। अब इनर्शिया को मेजर कैसे करते हैं, इनर्शिया की पैमाइश कैसे होती है? तो इनर्शिया की पैमाइश करने के लिए, उसकी मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास है मैस। तो हम ये कह सकते हैं कि मैस इज एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, यहां आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। इससे पहले जो लिटरेचर था हमारे पास, जो पुराना लिटरेचर है साइंस का, फिजिक्स का या साइंस का जो पुराना लिटरेचर है, उसमें हम टर्म मैस यूज ही नहीं करते थे। हम इनर्शिया यूज, मैस के लिए हम टर्म इनर्शिया यूज करते थे। ये मैस वाली टर्म हम बाद में ले गए हैं। पुराने लिटरेचर में इवन न्यूटन ने जो मैस के लिए इनर्शिया का वर्ड यूज किया। तो इनर्शिया क्या है? एक्चुअली मैस ही है, मैस को ही इनर्शिया कहा जाता है। चलें जी, मैस हो गया जी इनर्शिया। तीसरी चीज है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चलें, ये तीन बेसिक जो क्वांटिटीज थी उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने लॉ की तरफ। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगी, वो फोर्स उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं जी इसकी स्टेटमेंट, फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है, न्यूटन कहता है, नहीं न्यूटन नहीं कहता, सॉरी, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस फोर्स के, और इसकी जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, ये हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जांपल, यहां हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास m है। मैं उस पर फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में। अब जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई है ना, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो एक्सेलरेशन मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इसका मतलब यह है कि आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे, जितना ज्यादा पुश करोगे, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, और अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो कम एक्सेलरेशन पैदा होगा।
सो फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर आप कहते हो हम इसको लिख भी देते हैं, वैसे जरूरत नहीं, आपको समझ आ गया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। उसके बाद एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर हम एक ही फोर्स लगाएं तो जिसका मास ज्यादा होगा ना, उसकी वेलोसिटी में चेंज कम आएगा, उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और जिसका मास कम होगा उस पर उतनी ही फोर्स लगाने से जितनी पहले ऑब्जेक्ट पर लगाई है उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, और उसके साथ एक ट्रक खड़ा है। दोनों को एक जितनी फोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। अब जो गाड़ी है वो ज्यादा तेज मूव करना शुरू कर देगी, ट्रक जरा कम तेज मूव करेगा। गाड़ी में ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, ट्रक में कम एक्सेलरेशन होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि दोनों का मास डिफरेंट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब इन दो इक्वेशंस को हम कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू मास इन 1/मास इनटू एफ। तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ओवर मास। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करें तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा F/m इंटू ए। इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, ये SI यूनिट्स में अगर हम लें तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 पुट करें तो ये आ गया F/m इज इक्वल टू ए, और यहां से m डिवाइड हो रहा है, इधर लेके आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू ma। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। अभी मैं आपको यहां पर एक और मजेदार बात बताता हूं, आप शायद हैरान भी होंगे, और मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप यकीन भी नहीं करेंगे। न्यूटन ने कभी भी सेकंड लॉ ऐसे नहीं लिखा। ये न्यूटन ने लिखा ही नहीं कभी कि F इज इक्वल टू m में। तो ये फिर हम ये कहां से आए? इसको न्यूटन सेकंड लॉ क्यों कहते हैं? न्यूटन ने कभी भी अपने सेकंड लॉ को ऐसे नहीं लिखा जैसे हमने लिख दिया। तो फिर ये कहां से आया? कैसे उसने कैसे लिखा था? ये जरा हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये जो इक्वेशन आई है F इज इक्वल टू m में, हमने इस इक्वेशन को डिस्कस करना है। बच्चों याद रखो, इक्वेशंस जो होती है ना फिजिक्स में, वो फिजिक्स की लैंग्वेज होती है। आप ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन फिजिक्स की पोएट्री है। अगर आपको इक्वेशन समझ आ गई ना, आपको फिजिक्स की लैंग्वेज समझ आ गई, आपको फिजिक्स समझ आ गई। चलें जी, तो हम अब जरा इस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं F इज इक्वल टू ma। बज़ाहिर ये बड़ी सिंपल इक्वेशन है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। हम जरा इनको देखते हैं कि F इज इक्वल टू ma का क्या मतलब है। यहां एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास यहां पर एक ब्रिक है, एक ईंट है, और उस ईंट का जो मास है वो m है, और बिल्कुल यहां इस दूसरी तरफ हमारे पास दो ईंटें हैं। अब इसका भी मास m है, इसका भी m है, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? टोटल हो गया 2m। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहां पर सिर्फ एक ब्रिक है, यहां पर दो ब्रिक्स हैं, तो यहां हमारे सिस्टम का मास क्या हो गया? m, और यहां हमारे सिस्टम का मास क्या हो गया? 2m। बच्चों यहां पर एक फोर्स लगा दो F। अब ये फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी? इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। सेम इतनी ही फोर्स यहां लगाओ जितनी यहां लगाई है। अब बताओ जरा यहां पे कितना एक्सेलरेशन होगा? तो ये एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है, ये एक सिंपल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी करते हैं, और इसको सॉल्व करने से ये इक्वेशन हमें समझ आ जाएगा, ये इक्वेशन भी हमें समझ आएगा, और इसके साथ ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बात मैंने आपको शुरू में बताई, इस पर भी फोर्स F लगी है, इस पर भी फोर्स F लगी, सेम फोर्स लगी है। दो डिफरेंट मास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों पे फोर्स डिफरेंट लगी है। ठीक है, सॉरी फोर्स सेम लगी है। ठीक है, इट मींस जो ये वाली फोर्स है इसको मैं कह देता हूं F1, और इस वाली फोर्स को मैं कह देता हूं F2। ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। अब हमने ये पढ़ा है अभी अभी कि F इज इक्वल टू ma, और यहां भी क्या होगा? F इज इक्वल टू ma। लेकिन जो इसका मास है इसको हम m1 कह देते हैं, और इसके एक्सेलरेशन को a1 कह देते हैं। इसके मास को हम m2 कह देते हैं,
और इसके एक्सेलरेशन को हम a2 कह देते हैं। और a2 हमने फाइंड भी करना है कि a2 की वैल्यू क्या है। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। m1 इसका मास कितना है जी, m है। इसका एक्सेलरेशन कितना है जी, a है। m2 इसका मास कितना है जी, 2m, और इसका एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये देखिए a2 फाइंड करना है, तो आप a2 को यहां रहने दीजिए। ठीक है, ये 2m जो है इसको आप इधर ले आइए, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई a/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स पर सेम फोर्स लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। अब देखिए इसका मास था 2 गुना ज्यादा, एक्सेलरेशन कितना हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, मास 2 टाइम्स ज्यादा है, एक्सेलरेशन 2 टाइम्स कम है। मास अगर 3 गुना ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन 3 गुना कम हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का मतलब यह है कि अगर इस इक्वेशन के इस तरफ लेफ्ट साइड पर जो क्वांटिटी है इसको अगर रखा जाए कांस्टेंट, अगर हम फोर्स को रखें कांस्टेंट, तो जो मास और एक्सेलरेशन है ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यहां से आपको इक्वेशन पढ़ना आ गई। आइंदा हमेशा याद रखना है, अगर इक्वेलिटी, ये जो इक्वेशन में ये जो आपको साइन नजर आ रहा है इक्वल का, इसके इस तरफ वाली क्वांटिटी अगर कांस्टेंट हो तो इधर दो क्वांटिटीज जो आपस में ज़र्ब हो रही हों, अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो वो दोनों एक्चुअली क्या होंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। तो यही हमने यहां प्रूव किया कि ये दो क्वांटिटीज उस वक्त इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी जब फोर्स को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो एक तो हमें इस इक्वेशन से ये बात समझ आ गई। दूसरी बात, अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, और चेंज करके हम देखते हैं कि इस इक्वेशन से मजीद हमें क्या समझ आता है। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने न्यूटन सेकंड लॉ में ये रिलेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है F इज इक्वल टू ma, हमने इसको एक्सप्लेन किया और यहां से हमने सीखा गया, यहां से हमने ये सीखा है अगर फोर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा। ये इस तरह के एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि अगर फोर्स को कांस्टेंट रखा जाए और ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए तो बताएं एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। ठीक है, और अगर मास 3 गुना कर दिया जाए, 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो बताइए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। अब एक दूसरा प्रॉब्लम है, इसी रिलेशन को अब हमने ऐसे लिख लिया, a इज इक्वल टू एफ ओवर एम। ये a को आप यहां रहने दें, m मल्टीप्लाई है, इधर आप लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, ये नया रिलेशन यहां से बन जाएगा a इज इक्वल टू एफ ओवर m। अब हमने इस रिलेशन को समझना है कि इस रिलेशन का क्या मतलब है। अगर हम एक्सेलरेशन को रखें कांस्टेंट तो फोर्स और मास के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा। यहां पे जब हमने फोर्स को कांस्टेंट रखा तो मास और एक्सेलरेशन के दरमियान जो रिलेशन बना वो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखें तो हम देखना चाहेंगे कि फोर्स और मास के दरमियान क्या रिलेशन बनेगा। तो यहां पर एक प्रॉब्लम लिया मैंने, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ आपको समझ आ जाएगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। और यहां पर एक छोटी सी मैं आपको एक्टिविटी भी करके दिखाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 3m। ठीक है, जब मैं इसको यहां से ड्रॉप करूंगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ड्यू टू अर्थ वो उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी, इसको भी अट्रैक्ट करेगी। लेकिन इन दी एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, अगर एयर फ्रिक्शन नहीं होगी तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जमीन पर एक ही टाइम में पहुंचेंगे और विद सेम एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और वो सेम एक्सेलरेशन क्या होगा, g। अब क्वेश्चन आपसे क्या किया जाएगा, प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन आपसे ये किया जाएगा, प्रॉब्लम ये है कि आपने ये बताना है कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम एक्सेलरेशन से जमीन पर पहुंचेंगे, सेम टाइम पर पहुंचेंगे, तो बताइए किस पर फोर्स कितनी लगेगी। तो हमने ये सपोज कर लिया कि इस पर फोर्स लग रही है फॉर एग्जांपल F। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं जी F1। तो बताइए इस पर कितनी फोर्स लगेगी, क्या सेम फोर्स लगेगी या डिफरेंट लगेगी, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है। तो आइए हम देखते हैं। अब हमने ये कहा है कि ये और ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से जमीन पर पहुंचेंगे, यानी कि आपने एक्सेलरेशन, यानी कि
हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना चाहते हैं और एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है। ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से जमीन पर पहुंचेंगे। हम देखना ये चाह रहे हैं कि इस पर अगर फोर्स F लग रही है तो इस पर कितनी लग रही होगी। तो जी एक्सेलरेशन चूंकि सेम है उसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है और ये G कांस्टेंट ही होगा। तो A1 इस फार्मूले के मुताबिक किसके बराबर होगा, F1 ओवर M1, और A2 किसके बराबर होगा, F2 ओवर M2। अब F1 जो है इसको हमने रख लिया जी F, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, F आ गया। और नीचे जो M1 है ये क्या है, ये M के बराबर है, इज इक्वल टू F2 हमने फाइंड आउट करना है। और नीचे क्या है इसके M2 कितना है जी 3M। अब हमें चाहिए F2, अगर हमें F2 चाहिए तो ये 3M इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे इसके M ऑलरेडी वैसे ही रहेगा, ये M से M कैंसिल हो गया, तो जवाब क्या आ गया 3F। तो जी हमारे पास जवाब आ गया F2 इज इक्वल टू 3F। इसका मतलब है जिसका मैस जितना ज्यादा है अर्थ उसे उतने ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। तो यहां से एक तो ये भी हमारे यहां एक मिसकंसेप्शन है कि हम ये कहते हैं कि जी जमीन सब के ऊपर एक जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। नो, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है मैस के ऊपर, जिसका मैस जितना ज्यादा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज्यादा। ये हमारे सामने हमने इसको प्रूव भी कर दिया है। तो यहां से अब हमें रिलेशन क्या समझ आया है, हमें रिलेशन ये समझ आया है कि अगर आप एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखोगे तो जिस ऑब्जेक्ट का मैस जितना ज्यादा होगा उस पे आपको उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर मैस 3 गुना ज्यादा है इस एग्जांपल में तो फोर्स हमें 3 गुना ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर मैस 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना ज्यादा है तो फोर्स हमें इस फार्मूले के मुताबिक 2 गुना 2 टाइम्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। देखिए कितने इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। फोर्स कांस्टेंट रखें, ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको कांस्टेंट रखें, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये क्या हो जाते हैं आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एंड पे मैंने इस वीडियो के दरमियान में कहीं कहा था कि ये जो F इज इक्वल टू ma है, ठीक है, ये बताने से पहले एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको मैं करके दिखाता हूं। ठीक है जी, मेरे पास ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसका मैस m है, इसका मैस 3m है। मैं इन दोनों को ड्रॉप करूंगा और आप देखेंगे कि ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से सेम टाइम पे जमीन को टच करेंगी, जमीन पे गिरेंगी। दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और यहां से हमने प्रूव भी किया है कि जिसका मैस जितना ज्यादा होगा उस पे उतनी ही ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करें। तो चलते हैं जी हम डेमो की तरफ। जी, तो आपने डेमो देखी, आपने देखा कि दोनों का मैस डिफरेंट था, दोनों ऑब्जेक्ट्स का, इसके बावजूद दोनों सेम एक्सेलरेशन से सेम टाइम से जमीन पे पहुंची। इसका मतलब यह है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जिसका मैस जितना ज्यादा था उस पर जमीन ने उतनी ज्यादा फोर्स लगाई है, दोनों पर इक्वल फोर्स नहीं लगी। ये दोनों रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, यहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, आप इनको जरूर सॉल्व करें, डिफरेंट प्रॉब्लम्स खुद बनाएं, उनको सॉल्व करें। अब आखिर में मैं आपको बताता हूं, मैंने वीडियो के दरमियान में ये कहा था जी कि ये जो लॉ है F इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, लेकिन न्यूटन ने इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखा जी। तो न्यूटन ने फिर कैसे लिखा, फिर ये कहां से आ गया, चलें जरा इसको देख लेते हैं। तो न्यूटन जो था उसने, उसकी जो बुक थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जो कि उसने लैटिन लैंग्वेज में, लातीनी जुबान में लिखी थी, उसकी जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसमें जो न्यूटन सेकंड लॉ उसने लिखा है ना, उसने तो बहुत ही सिंपल लिखा, हमने तो मुश्किल बना दिया, उसने बड़ा सिंपल लिखा है। उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने से उसके मोशन में तब्दीली आती है, बस इतनी सी बात है। यानी कि न्यूटन ने कैसे लिखा इस लॉ को, न्यूटन ने इस लॉ को यूं लिखा, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। यानी कि न्यूटन ने एक्चुअली ये कहा था
कि जब भी आप किसी जिस्म पर फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाने से उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों। तो फिर ये F इज इक्वल टू एम ए कहां से आया? तो ये F इज इक्वल टू एम ए इधर से ही आया है, हमने ड्राइव किया है। ठीक है, इस लॉ को जरा ज्यादा बेहतर समझने के लिए हमने यहां से डेरिवेशन की है। ये डेरिवेशन छोटी सी है, ये देखें। ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा हुआ है, मोमेंटम बराबर होता है एम वी के। अगर मैं इसको डेल पी कर दूं तो ये हो जाएगा एम डेल वी। यहां वैल्यू पुट करें, एफ इज इक्वल टू डेल पी की जगह क्या आएगा? एम डेल वी डिवाइडेड बाय डेल टी। तो ये जो डेल वी ओवर डेल टी है ये किसके बराबर है? ये एक्सेलरेशन के बराबर है। सो फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ये रिलेशन एक्चुअली यहीं से ड्राइव किया हमने, और टेक्स्ट बुक्स में भी हम यही रिलेशन लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली न्यूटन ने इसको कैसे लिखा था? न्यूटन ने इसको ऐसे लिखा था, अपने सेकेंड लॉ को। तो बच्चों, इसके साथ ही वीडियो खत्म हो गई है। आई होप कि आपने आज न्यूटन सेकेंड लॉ को एक बिल्कुल नए अंदाज में देखा होगा। बहुत सारी नई चीजें आपने सीखी होंगी, डेमो भी आपको समझ आया होगा, इस रिलेशन को भी आपने देखा होगा। इसके साथ ही वीडियो खत्म हो गई है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।